हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और बायोलॉजी की दोस्तों पूरी बायोलॉजी हम यहाँ पे कवर कराएंगे। जो भी दोस्तों रेलवे में पूछी जाती है बायोलॉजी, वो बायोलॉजी कवर कराएंगे। रेलवे में एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, चाहे लेवल 1 कोई सी भी पोस्ट हो दोस्तों, सभी की आपको यहाँ से बायोलॉजी कवर होने वाली है। तो बायोलॉजी को पूरी देखिएगा दोस्तों। कुछ ज़्यादा हम 4 से 5 क्लास में नहीं दोस्तों, क्लासें थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन 4 से 5 क्लास में पूरी बायोलॉजी, लास्ट 10 क्लासों में पूरी बायोलॉजी आपको ख़त्म करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और दोस्तों ये बायोलॉजी सीरीज़ अब में ऐसे फिजिक्स की भी करवाएंगे और केमिस्ट्री की भी करवाएंगे और दोस्तों जीके जीएस की भी करवाएंगे हम दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल केडीएम 19 को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा दोस्तों। केडीएम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों केडीएम 19, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो केडीएम 19 को ज्वाइन करना ना भूलिएगा दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों, आज देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी की वह शाखा। अब ये देखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो सिंपली जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान के जनक के रूप में दोस्तों अरस्तु माने जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द दोस्तों किसने दिया था? लामार्क ने। अब बायोलॉजी शब्द दोस्तों दो शब्दों से मिलकर है, बायो प्लस लोगोस यानी बायोलॉजी, इनसे मिलकर बना है। आगे देखिएगा दोस्तों, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। हम देखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी बेसिक बायोलॉजी सामान्य, और एक होती है एप्लीकेट बायोलॉजी यानी अनुप्रयोगी जीव विज्ञान। इसमें मेडिकल साइंस आती है, इसमें एग्रीकल्चर साइंस आती है एंड आयुर्वेद साइंस आती है। ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की दोस्तों ये इधर वाली है, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत हमारे काम का है। अब देखिए जूलॉजी में ऑल एनिमल यानी जूलॉजी का मतलब होता है दोस्तों जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब होता है दोस्तों वानस्पतिक विज्ञान, और दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान दोस्तों। अब इसमें जो एरिस्टोटल यानी जो इसके जूलॉजी के जनक खाए जाते हैं दोस्तों, वो अरस्तु कहा जाता है। और वानस्पति की जो जनक खाए जाते हैं दोस्तों, वो थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। और दोस्तों जो सूक्ष्म बायोलॉजी यानी सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक खाए जाते हैं दोस्तों, उसको खाया जाता है ल्यूवेनहॉक को। इसने जीवाणु की खोज की थी सबसे पहले। इसने दोस्तों प्रोटोजोआ की और आरबीसी, शुक्राणु सबकी खोज इसी ने की थी, इसीलिए इसको ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी दोस्तों, हिस्टोरिया प्लेंटेनम। उसी के इस आधार पर उन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा प्रजातियों की खोज की थी जीवों की, और उसी का वर्णन करके इस बुक में लिखा था अरिस्टोरिया। वैसे थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी दोस्तों, हिस्टोरिया प्लेंटेनम यानी हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखी अरिस्टोटल ने, और हिस्टोरिया प्लेंटेनम लिखी थियोफ्रेस्टस ने। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु यानी अरिस्टोटल, बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, बुक हिस्टोरिया प्लेंटेरम। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक। अब दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने और किसकी खोज की? अगर पूछ ली जाए, आरबीसी की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। अगर पूछ लिया जाए आपको स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज इसने की। प्रोटोजोआ की खोज इसने की। तो दोस्तों ल्यूवेनहॉक की और खोजें आप याद रख सकते हो। आप दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा इसमें पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र को हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। पाचन तंत्र का पूरा एक ही क्लास में आपको समझ यहाँ से आ जाएगा, और शॉर्ट नोट्स के रूप में हमने यहाँ पे तैयार किया है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें गफलेबाजी। ये देखिएगा दोस्तों, पाचन का मतलब सिंपली देखिए, भोजन को छोटे छोटे यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी छोटे छोटे हम चबा के जो भोजन करते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र यानी जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। पाचन क्रिया में देख लीजिए तो हारनाल और पाचन ग्रंथियाँ कुछ तो यानी हारनाल में 32 फीट की लंबी हमारी हारनाल होती है, 32 फीट लंबी, वो पाचन तंत्र में भाग लेती है। जिसमें मुँह गुहा होती है दोस्तों, ग्रस नली होती है, आमाशय पेट होता है, आंत्र होता है यानी इंसेस्टिंग, बड़ी आंत और छोटी आंत होती है। और इधर देखिएगा दोस्तों ग्रंथियाँ होते हैं, लार ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज होती है, और यकृत लीवर होती है।
आप देखिएगा दोस्तों, ये हमारा देखिएगा पाचन तंत्र का मुख्य रूप से देखिए कहाँ से कार्य होता है, मुंह से, मुंह का कार्य। फिर भोजन को मुंह में क्या क्या होता है, भोजन भोजन को पीसना होता है तथा उसमें लार मिलाता है। मुंह मुंह में जो कार्य होता है देखिए दोस्तों, मुंह का कार्य भोजन को पीसना तथा उसमें लार का मिलाना होता है, और इसी प्रक्रिया को बोलस कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, बोलस किसे कहा जाता है? तो बोलस किसे कहा जाता है, सिंपल सा मुंह का जो कार्य होता है भोजन को लार पीसना और उसमें लार मिलाना बोलस कहला जाता है। मुंह से दोस्तों लार ग्रंथि मुंह में होती है, श्वसन नली के और ग्रास नली एक साइड में होती है, और इसमें यहाँ एक ढक्कन होता है दोस्तों, वो हम बताएंगे अभी कौन सा ढक्कन होता है। ग्रास नली ये यकृत होती है दोस्तों, ये आमाशय और ये अग्नाशय ग्रंथि, बड़ी आंत, छोटी आंत और मलद्वार, और ये अपेंडिक्स होता है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों मुंह गुहा, पहला टॉपिक हमारा दोस्तों मुंह गुहा। मुंह गुहा हम देखिएगा दोस्तों क्या क्या होती है। देखिए इसमें असम्मुख कहा जाता है, यानी असम्मुख है, पाचन क्रिया मुंह गुहा से ही शुरू होती है। अब क्वेश्चन ये भी कई बार आता है कि पाचन क्रिया का स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये दोस्तों मुंह गुहा से होता है। मुंह गुहा में कैलस का पाचन 30%, यानी मुंह गुहा में जो कैलस होता है, कैलस का 30% पाचन होता है, और उसमें स्टार्च को पूरी तरह, यानी स्टार्च को पूरी तरह माल्टोज में बदल देता है, यानी ये स्टार्च को, मुंह गुहा में स्टार्च रहती है उसको पूरी तरह माल्टोज में बदल दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों जो इसका वर्क होता है क्या क्या, मुंह गुहा का कार्य भोजन को पीसकर चिकना बना देना, यानी मुंह गुहा में जो कार्य होता है भोजन को पीसकर चिकना बना देना। यहाँ पे दोस्तों दांत होते हैं, टी, जीभ और होठ, यानी ये चीज़ें मुंह गुहा में होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे दांतों के बारे में। दांत स्टडी ऑफ टेंटोलॉजी, यानी दांतों की स्टडी क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, टेंटोलॉजी। 98% कैल्शियम फास्फोट के बने हुए होते हैं दांत हमारे, कैल्शियम फास्फोट के। दांतों के प्रकार देखिए दोस्तों, विश्वदंती, हेटेरोटॉप्ट, द्रवदंती, डिप्टोप्ट, गर्दंती, टेरोटॉप्ट। देखिए दोस्तों विश्वदंती दांत असामान्य होते हैं। द्विवर्दंती दांत दो बार आते हैं। मानव शरीर में 20 दांत 2 बार आते हैं तथा 12 दांत एक ही बार आते हैं दोस्तों। और देखिए आगे देखिएगा दोस्तों, गर्ददंती दांत मसूड़ों में फंसे हुए होते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों दांतों के प्रकार, ये देखिएगा विषमदंती, यानी कर्तक, रत्नक, अग्रचणक और चणवक। ये दांतों के विषमदंती में देखिए दोस्तों, कर्तनक, इनकस, रत्नक, कैनियस, अग्रचणक, प्रीमोलर और चणवक मोलर। अब देखिएगा दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 21-23 फॉर्मूले के आधार पर हमारे दांत देखिएगा दोस्तों। कर्तनक देखिएगा 2, यानी 2 और 2 4 दांत होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं दोनों, 2 ये देखिएगा दोस्तों इसको आई से इंडिवाइड कहा जाता है। और ये देखिएगा जो हमारी मिड, यानी जो हमारे मिड के दांत होते हैं, 2 नीचे के 2 ऊपर के, ये दोस्तों कृतनक कहलाते हैं। सबसे पहले आते हैं भोजन को यही काटने के, यानी मिड वाले दांत होते हैं। फिर इस रत्नक को दोस्तों सी से जस्ट इसके साइड में दोनों दांत है, एक ऊपर एक नीचे, भोजन को पकड़ने के काम करते हैं। अगर चणवक देखिएगा दोस्तों, ये भी 4 होते हैं, ऊपर नीचे, भोजन को चबाने का काम करते हैं। और चणवक दोस्तों ये दोस्तों टोटल 3 ऊपर 3 नीचे 6 होते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्मूला बनता है 21-23, यानी टोटल देखिएगा दोस्तों ये 8 हो गए, तो 8 ऊपर और 8 नीचे 16 हो जाएंगे। दोनों साइडों की बात हो जाती है दोस्तों, तो 16-16 ये 32 हो जाते हैं। और ये दंत सूत्र होता है 21-23 डेंटल फार्मूला। और चाइल्ड की बात की जाए तो ये फार्मूला दोस्तों कुछ चेंज हो जाता है, और 21-02 चाइल्ड में बन जाता है। आगे देखिए टोटल 20 दांत बच्चों के हैं, जिसमें से अगर चणवक दांत ही नहीं होती, यानी बच्चों में कौन से दांत नहीं होती दोस्तों, अगर चणवक, तथा एक चणवक नहीं होता और एक चणवक नहीं होता, इसीलिए फॉर्मूला ये बन जाता है। दांत की संरचना देख लीजिए दोस्तों, दांतों की संरचना, ये कैविड है, ये सिरा हो जाएगा इधर, और ये अगर दांत, आधार, और ये मसूड़े हो जाएंगे। देखिए दोस्तों इनेमिल सबसे कठोर भाग होता है, इनेमिल सबसे चमका भाग और हमें सिर्फ सफ़ेद दिखाई देता है। डेंटिन दांत का मुख्य और सबसे बड़ा भाग होता है। और पल्स
ये देखिए मस्तिष्क का भाग भाग से जुड़ा हुआ होता है, इसमें तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं पल्स में तथा रक्त का संचार होता रहता है। कैविटी को देखिए दोस्तों, कैविटी कैविटी देखिए दांतों में भोजन जमा और भोजन का ठोस हो जाना, पल्प्स और डेकेट क्षण गुहा और दांत का क्षण, इसी प्रक्रिया को कैविटी कहा जाता है, यानी दांतों का क्षण होना कैविटी कहा जाते हैं। देखिए दोस्तों कृत्रिम दांत, यानी कृत्रिम दांत आर्टिफिशियल टीथ, यानी आर्टिफिशियल टीथ पार्सलिन के बने होते हैं, यानी किसके बने होते हैं दोस्तों, पार्सलिन के बने होते हैं कृत्रिम दांत। आप देखिएगा दोस्तों जीभ की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है, स्वाद का अनुभव कराती है, बोलने में सहायता करती है, लार को खाने में मिक्स करती है। जीभ में क्या क्या चीज़ होती हैं देखिएगा दोस्तों, एक तो होती है जीभ में पेपलिन होती है, पेपलिन स्वाद कलिकाएँ होती हैं और तंत्रिका होती है और मस्तिष्क होती है, फीमेल प्लस नेगेटिव दिया जाता है। तंत्रिका में ये देखिए और माइक्रोविला होती है। आगे देखिएगा दोस्तों स्वाद कलिकाएँ टेस्ट बल्ड महिलाओं में स्वाद ज़्यादा होता है, यानी महिलाओं में स्वाद कलिकाएँ ज़्यादा होती हैं। आप देखिएगा दोस्तों जीभ में क्या क्या स्वाद आता है। जो जीभ का दोस्तों जो आपका अगला भाग होता है, यानी जो अगला भाग होता है दोस्तों, वहाँ पे मीठा स्वाद रहता है। फिर मध्य में दोस्तों नमकीन वाला स्वाद रहता है, दोनों साइड दोस्तों खट्टा स्वाद रहता है जीभ के दोनों साइड कोण, और लास्ट में दोस्तों जीभ का कड़वा स्वाद रहता है। ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है कि जीभ के स्वाद का क्रम क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले मीठा आएगा, फिर उसके बाद में नमकीन सा आएगा और दोनों साइड दोस्तों कड़वा आएगा, लास्ट में दोनों साइड खट्टा आता है, लास्ट में दोस्तों कड़वा आता है। ये हमारे जीभ का स्वाद होता है। होंठ देखिएगा दोस्तों, होंठ में इन्वल ग्लट प्रकार लहर को बाहर नहीं आने देती, यह एक एकात्मक अंग है जो कि ऑयल नहीं होता। आप देखिएगा दोस्तों अगला भाग होता है ग्रास नली, ये लगभग 25 सेमी होती है। ग्रास नली का कार्य भोजन को मुंह गुहा से आमाशय तक ले जाना, मुंह गुहा से भोजन को कहाँ ले जाती है दोस्तों, आमाशय तक ले जाती है ग्रास नली। अभी देखिए ग्रास नली में कर्माकुंचन की गति होती है। आप देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों, कर्माकुंचन की गति कहाँ पे होती है, ग्रास नली में। देखिए भोजन के अनुसार अब होता है कि दोस्तों क्या होता है कि भोजन के अनुसार ग्रास नली द्वारा अपना आकार वास्तविक व्यवस्थित करना ही कर्माकुंचन गति कहलाता है, यानी भोजन। अब ये क्वेश्चन आता है भोजन के अनुसार ग्रास नली द्वारा अपना आकार व्यवस्थित करना ही कर्माकुंचन कहलाता है, यानी जितने भोजन के अनुसार ग्रास नली अपने आप सिकुड़ती है मोटी होती है, सिकुड़ती है मोटी होती है, पंपिंग का कार्य होती है, तो उसी को कर्माकुंचन की गति कहा जाता है। ये देखिए प्रेसिंग देख लीजिए दोस्तों, प्रेशर अप्लीकेट इन द ब्लाई व्हील ऑफ द ऑप्टोपिथ। अब देखिए दोस्तों एपिग्लॉटिक्स, ये एपिग्लॉटिक्स क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं एपिग्लॉटिक्स क्या है। ये देखिए एपिग्लॉटिक्स खाना खाते समय श्वसन, ये देखिए श्वसन नली को तथा सांस लेते समय ग्रास नली को बंद करने का कार्य करता है। ये एक ढक्कन होता है दोस्तों, श्वसन नली और ग्रास नली दोनों के मध्य एक ढक्कन होता है। अगर आप खाना खा रहे हो तो श्वसन नली के ऊपर आ जाएगा, और अगर आप सांस ले रहे हो तो ये ग्रास नली के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बंद करने खोलने जुड़ने का काम करता है श्वसन नली और ग्रास नली को, एपिग्लॉटिक्स, जिसमें ऑक्सीजन ग्रास नली तथा भोजन श्वसन नली में नहीं जा सके। यानी अगर आप खाना खा रहे हो और श्वसन नली का एपिग्लॉटिक्स खुला है, तो आपका भोजन का कुछ अंश अगर उसमें चला जाता है श्वसन नली में, तो आपको बहुत ज़ोर से खींच आएगी, यानी चिक आएगी दोस्तों। तो वो कार्य ये करता है कि आप अगर खाना खा रहे हो तो उस टाइम को इस श्वसन नली को ये बंद रखेगा, इससे आपका खाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिएगा दोस्तों मुंह गुहा में ऑक्सीजन तथा भोजन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अब अगला टॉपिक आता है हमारा आमाशय। आमाशय जे आकार की एक संरचना होती है। आमाशय में देखिए कार्डिया होती है, फंडस होती है, और आमाशय में क्या क्या पाए जाते हैं देखिए दोस्तों, कार्डिया पाया जाता है, एक फंडस यानी मिडल में कार्डिया अपर में, फंडस मिडल में पाया जाता है, और पाइलोरिक यानी लोअर में पाया जाता है, और ग्रास नली नीचे होती है। देखिएगा आप देखिएगा दोस्तों आमाशय का आकार कैसा होता है, जे आकार का लाल रंग होता है। आमाशय में 3 भाग होते हैं, अपर पार्ट होता है कार्डिया, फंडस होता है मिडल पार्ट, और लोअर पार्ट पाइलोरिक होता है। और इसी में पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है, जठर रस का निर्माण यही होता है दोस्तों।
और एक होता है ओरिएंटल सेल होती है HCl, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है HCl, और भोजन को सड़ने से बचाता है HCl। आमाशय पेट में, आमाशय में देखिए, आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है, लगभग 4 घंटे तक। आप देखिए दोस्तों, जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम पेप्सिन होता है। जठर रस में क्वेश्चन भी कई बार आता है दोस्तों, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो पेप्सिन देखिए, ये प्रोटीन का, देखिए अब पेप्सिन का कार्य होता है दोस्तों, प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन का पूर्णतः पाचन नहीं होता, आंशिक पाचन होता है। रेनिन, यह दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। रेनिन एंजाइम का कार्य होता है दोस्तों दूध को दही बदलने। और म्यूसिन, यह HCl के प्रभाव को कम करता है, यानी म्यूसिन HCl के प्रभाव को कम करता है। रेनिन का काम होता है दोस्तों दूध को दही में बदलना। और पेप्सिन यह प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिएगा ग्रास नली में देखिएगा दोस्तों, म्यूकस, यह आमाशय के अंदर एक परत का बना होता है। आमाशय के अंदर एक परत HCl बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल एसिड गोल्ड होता है। और पेप्सिन और रेनिन बोथ आर द एंजाइम है। इस क्रिया के बाद भोजन हाल्फ लिक्विड स्टेज में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेज में आता है, और ये भोजन की लुगदी बना देता है। और इसी लुगदी को कायम कहा जाता है, यानी भोजन की जो लुगदी होती है उसको कायम कहा जाता है दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, 20 एमिनो एसिड, प्रोटीन में जो क्रिया होती है दोस्तों, 20 एमिनो एसिड पूर्णतः पाचन, ट्रेप्सिन, अग्नाशयरस और पेप्टोन होता है, और एक प्रोटीन पेप्सिन, जठर रस और आंशिक पाचन होता है पेप्सिन में दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, आंत्र 2 प्रकार की होती है। छोटी आंत, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों छोटी आंत, और इसी में सबसे ज़्यादा लंबाई होती है दोस्तों इसकी, 6 से 6.9 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। कार्य होता है इसका पूर्ण पाचन करना तथा अंश अवशोषण, भोजन का पूर्ण पाचन दोस्तों छोटी आंत में हो जाता है। अब इसमें जो कोलन होता है दोस्तों, एक इसका भाग होता है दोस्तों, इलियम छोटी आंत का भाग होता है, एक सीकम छोटी आंत का भाग होता है, एक मलाशय भी ये बड़ी आंत के जोड़ा हो जाता है, और जेनुनम होता है दोस्तों एक छोटी आंत का भाग। अब देखिएगा दोस्तों, छोटी आंत में विलाई पाई जाती है, यानी छोटी आंत में विलाई पाई जाती है। विलाई, ये क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों, विलाई कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में विलाई पाई जाती है, जो छोटी आंत को स्ट्रॉन्ग, यानी छोटी आंत में दोस्तों स्ट्रॉन्ग एरिया प्रोवाइड करती है, यानी छोटी आंत में विलाई पाई जाती है जो इसको स्ट्रॉन्ग एरिया, ये वाली दोस्तों, ये इधर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रैनी, टेडुनम, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों, ग्रैनी यानी टेडुनम। अपर पार्ट, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती ग्रैनी में, यह आमाशय से जुड़ा होता है। अगला होता है जेनुनम, मिडल पार्ट, इसमें रक्त का संचार होता है दोस्तों, जेनुनम। अगला होता है इलियम, लोअर पार्ट, ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। आप देखते हैं दोस्तों, बड़ी आंत 1.5 मीटर की चौड़ाई, लगभग चौड़ाई जेड आकार की। कार्य पूर्णतः अवशोषण करना, पानी का अवशोषण का। बड़ी आंत में 3 भाग होती है। सीकम, अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स छोटी आंत से जुड़ा होता है। सीकम, कोलन, बैक्टीरिया इकोलाई, यानी कोलन में बैक्टीरिया इकोलाई, विटामिन के का अवशोषण होता है। और मलगम, मलाशय। अब आते हैं दोस्तों लार ग्रंथियाँ, यानी लार ग्रंथियाँ मुंह में पाई जाती है। इनमें मुंह में पाई जाती है, इसमें लार निकलता है, और लार ग्रंथियों का पीएच लगभग 6.8 होता है, तथा 1.5 लीटर पर डे निकलती है ये। और लार में 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होता है। एंजाइम के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों, जो हमारे भोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला एंजाइम होता है दोस्तों टाइलिन। इसका कार्य टाइलिन होता है, और इसका कार्य भोजन को चिकना बनाना। टाइलिन एंजाइम का कार्य होता है दोस्तों भोजन को चिकना बनाना तथा स्टार्च का पाचन कराना। और लाइसोजाइम एंजाइम होता है दोस्तों, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। 2 एंजाइम होते हैं लार ग्रंथि में, एक तो टाइलिन होता है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों कौन सा, लाइसोजाइम। टाइलिन का कार्य होता है भोजन को चिकना बनाना और स्टार्च का पाचन करना, और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को ख़त्म करता है।
अब दोस्तों आगे आते हैं अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और बाह्यस्रावी एंडोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी प्लस अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है ये अग्नाशय। और यहाँ पे हार्मोन का भी स्राव है। और एंजाइम अग्नाशयी रस बनता है, हमें लैंगेंस की दीपिकाएँ पाई जाती है, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। ग्लूकोज हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे ही निर्माण होता है अग्नाशय में, ग्लूकोज हार्मोन का और इंसुलिन हार्मोन का। आप देखते हैं दोस्तों ग्लूकोन हार्मोन का। ग्लूकोन हार्मोन ग्लाइकोजन, यानी देखते हैं दोस्तों ग्लूकोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता था, ग्लूकोज की सप्लाई बॉडी में कर देता है। अब अगला देखिए दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। इसकी खोज बेटिंग ने की थी तथा बेटिंग नामक वैज्ञानिक की थी, जबकि सेंगर नामक वैज्ञानिक ने इसका मेल कलेक्शन स्ट्रक्चर की खोज की थी। यह एमिनो अम्लों का बना होता है, इंसुलिन एमिनो अम्लों का बना होता है। तो देखिए तो ग्लूकोज प्लस इंसुलिन तो ग्लाइकोजन बनाते हैं और स्टेज इन द लेवल यानी यकृत में हो जाती है। ग्लूकोज एक्सिड यकृत में स्टेज नहीं होती, स्टेबल नहीं होती। इफ ग्लूकोज नेगेटिव, इफ इंसुलिन नेगेटिव एंड ग्लूकोज इन द यूरिन प्लस डायबिटीज़, यानी अगर इंसुलिन नेगेटिव है और ग्लूकोज यूरिन पे पॉजिटिव है तो डायबिटीज़ की बीमारी। इंसुलिन हम हार्मोन आवश्यकता से अधिक यानी ग्लूकोज को, यानी इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता था, यकृत इसका संग्रह कर लेता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। देख ले, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और जिससे शुगर लेवल डायबिटीज़ हो जाएगा। अग्नाशय रस का पीएच मान होता है दोस्तों 7.6 से 8.3 तक, यानी प्रकृति क्षारीय होती है। और 1 लीटर बॉडी में एंजाइम, अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और अग्नाशय रस में जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है तो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला जो एंजाइम पाया जाएगा लाइपेज वसा का पाचन करेगा। फैटिक एसिड का पाचन करता है वसीय अम्ल का। और अगला जो एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन यानी पेप्टोन यानी एमिनो एसिड और प्रोटीन का पाचन भी करता है। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है। आगे देखिएगा यकृत जिगर यानी यकृत ग्रंथि देखिएगा। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर का सबसे बाहरी अंग भी है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है और कार्य टॉक्सिन रिमूवर यानी जहरीले पदार्थों को हटाना, नष्ट कर ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। NH3 को, अगर अमोनिया उसको यूरिया में यकृत में बदला जाता है तो NH3 को बदल देते हैं NH2CO NH2 में बदल देता है। यहाँ पे होती है दोस्तों यहाँ पे हेपेरिन होता है। हेपेरिन का उत्पादन यहीं होता है। हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देते, यानी हेपेरिन यकृत में होती है और ये शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता। एक होता है कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन यहाँ पे 75% कोलेस्ट्रॉल यकृत प्रेडिकेट यानी यकृत में बनता है। 25% को कोलेस्ट्रॉल भोजन से प्राप्त होता है। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल को लिंग हार्मोन का निर्माण हो जाना, रक्त का संचार हो जाना। आगे देखिए फैट प्लस कोलेस्ट्रॉल। फैट ज़्यादा और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो यदि वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो तब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनी में जमा हो जाता है, हार्ट अटैक भी आ सकता का कारण बन जाता है। यानी कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। पित्तरस यानी यकृत में पित्तरस पाया जाता है। बाइल्ड जूस का निर्माण। बाइल्ड जूस का पीएच होता है 7.9 से 7.6, क्षारीय होता है। 600 से 700 ml पर डे निकलता है और यकृत इसका उत्पादन क्षेत्र है। पित्तरस में इकट्ठा होता है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें लवण पाए जाते हैं। लवण के रूप में ग्लूकोलेट और टेकोलेट पाया जाता है। पित्तरस का कार्य अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना, एंजाइम को सक्रिय करना और
इमल्सिफिकेशन करना, वसा फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। यानी वसीय अम्ल को छोटे छोटे यानी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब देखिए पितरस का रंग होता है येलो ग्रीन, येलो यानी ब्लाइट गेन पीला हो जाता है, ग्रीन यानी येलो अगर रंग है तो पीलिया हो जाएगा आपको पॉजिटिव यानी बिलिरुबिन, और अगर ग्रीन बिलिरुबिन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पीलिया। और पित्ताशय अगला आता है दोस्तों आपका भाग, इसमें पित्ताशय रस यानी बाइल जूस इकट्ठा होता है। पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए पित्ताशय में पथरी हो जाती है। अगर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो पथरी हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर पित्ताशय की पथरी बन जाती है। आगे देखिए पथरी को निकालने की क्रिया, लिथोट्रिप्सी, पथरी को अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ना, पथरी वाले अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ना, और कैल्सिट्रेटोमी, पथरी का आकार बड़ा होने पर पित्ताशय को काटकर अलग कर दिया जाता है। पित्ताशय को काटने पर सिर्फ पाचन क्रिया में ही परेशानी होती है। आगे देखिएगा दोस्तों हेपेटिक पोर्टल शिरा तंत्र, अभी देखिएगा, अभी तो ये देखिएगा फेफड़े एंड दोस्तों अभी देखिए फेफड़े, हेपेटिक शिरा, ये सप्लाई, हेपेटिक धमनी, ये हेपेटिक पोर्टल, लीवर, आंसू, ये शुद्ध रक्त और अशोषित, और ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत आ गई दोस्तों। अब देखिएगा शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त तथा धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो दोस्तों हम यहाँ से अब कल कवर करेंगे इस जगह से हेपेटिक पोर्टल शिरा तंत्र, अगले क्लास में यहाँ से कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है KDM19 उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। एंड दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जैसे दोस्तों आज हमने बायोलॉजी की क्लास शुरू की है, फिजिक्स की भी करेंगे, केमिस्ट्री एंड GK GS वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे के हिसाब से GK GS की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।